इंसान और उफनते नाले में ये लड़ाई बमुश्किल 5 सेकंड चली। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। बस इस 5 सेकंड में 4 लोग किसी तरह इस कार के अंदर से निकले और अगले सेकंड में कार खाई में चली गई। सिर्फ यही कार नहीं, उसके साथ वाला टेम्पो भी। अब कैसे निकलवाएंगे समझ तो बता। ओबे निकलो, ओबे कर दो, ओबे अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। तालाब में क्लासरूम। अगर पानी 1-2 दिन तक रहे तो स्कूल बंद कर दिया जाए, लेकिन बाढ़ का पानी स्कूल में कब तक रहेगा ये पता नहीं, लिहाजा स्कूल बंद नहीं किया जा रहा। छात्र भी जीन्स पैंट और पायजामा मोड़कर बैठे हैं। लोगों को इसमें कक्षा में आने में दिक्कत होती है। बाद में भी भरा है और इसमें भी भरा, आतिश में भी भरा है पानी। और ना जो तालाब है, तालाब जो है उभरा हुआ है, इसलिए पानी आ जाता है स्कूल में। पीछे तालाब है, उसका भी पानी आता है, जिससे कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह होते हैं। और क्लासों में और प्रधानाचार्य कार्यालय में भर जाता है पानी। अब ये तीसरी तस्वीर। ये उत्तर प्रदेश के बस्ती में लोगों को डरा रही घाघरा है। गांव के लोग पिछले सप्ताह भर से सोए नहीं। डर है कि कब पूरा गांव नदी की पेट में न समा जाए। ऐसा इसलिए कि घाघरा नदी पर यहाँ बांध नहीं और वो किसी जल राक्षस की तरह गांव की तरफ बढ़ती जा रही है। सालों से बढ़ते बढ़ते वो अब सिर्फ 2-4 मीटर दूर रह गई है। 4-5 गांव हमारे जो हैं जो तटबंध विहीन हैं, जिनको बचाने के लिए बाढ़ खंड कहता है कि तटबंध विहीन गांवों को बचाने के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। इस योगी मोदी सरकार के होने के बावजूद बाढ़ खंड यहाँ डीएम दौड़ा कर चुके। आज मंडलायुक्त महोदया भी आई थी हमारे गाँव में, लेकिन जितने भी अधिकारी आते हैं वो केवल हम लोगों को आश्वासन देने के अलावा 1 पैसे का काम नहीं हुआ है। यहाँ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं कि गाँव बच जाए, सिर्फ कह के चले जाते हैं। अधिकारी लोग की कटने नहीं देंगे, आप लोग को बचाएंगे, ऐसे आशा देकर आते जाते रहते हैं। यहाँ ना एक ईंट है ना एक पाथर। ये दिल्ली की तस्वीरें, 3 तस्वीरें। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। निचले हिस्से में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालत नारकीय है। कुछ लोग पानी में ही रह रहे हैं, कुछ को निकाला जा रहा है। ज्यादातर को निकालकर शेल्टर होम में रखा गया है। अब ये तस्वीरें देखिए। पटना की ये 3 तस्वीरें एक साथ हैं। तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं, मतलब 29 जुलाई की हैं, जब पटना के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एनएमसीएच के आईसीयू में पानी भर गया। मछलियां और सांप आ गए। डिप्टी सीएम के घर में पानी घुस गया। शहर की मुख्य सड़कों में से एक बेली रोड का बड़ा हिस्सा धंस गया। अब 3 तस्वीरें लखनऊ की देख लीजिए। विधायक कॉलोनी में घुटने तक पानी। लखनऊ की सबसे बड़ी रिहायशी कॉलोनी में लोगों के घरों में घुटनों तक पानी। बाकी लखनऊ की हालत का अंदाजा आप खुद लगा लें। अब ये तस्वीर देखिए। बिहार सरकार ने मीटिंग बुलाई है। आपदा प्रबंधन के साथ सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों से कहा गया कि प्रपोजल लेकर पहुंचे, बाढ़ से कैसे निपटा जाए और साथ में सूखे से कैसे निपटा जाए। बिहार के अलावा ऐसी ही हालत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में है। यहाँ कई जिलों में धान की पूरी रोपाई नहीं हो पा रही क्योंकि बारिश का इंतजार है। प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और अभी अभी हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई, ऐसी तस्वीरें हिंदुस्तान में जुलाई के पहले हफ्ते से ही आनी शुरू हो जाती हैं। कमोबेश हर दिन मीडिया रिपोर्ट्स में आप देखते हैं कि कोई बाइक के साथ बह गया, किसी की कार बह गई, कोई स्कूल बस बह गई, कहीं मकान दुकान सब बहा जा रहा है। कहीं ड्राइंग रूम में पानी है, कहीं बेडरूम में बाढ़ है। और अभी अभी महीने भर पहले ऐसा सूखा था कि बूंद बूंद के लिए मारामारी मची हुई थी। लेकिन सिर्फ 1 महीने में बाढ़ से 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोई उफ सिस्टम के चेहरे पर नहीं है, कोई हंगामा नहीं, कोई हाहाकार नहीं। बस उधर दिन उधर पानी, हर दिन उधर पानी बढ़ रहा है, इधर तबाही का आंकड़ा बढ़ रहा है।
एक तरफ तबाही की बाढ़ है, दूसरी तरफ सूखे से खस्ता हाल है। सवाल यह है कि दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर मुल्क क्यों इस विनाशलीला के सामने सरेंडर करता जा रहा है। सरेंडर की बात क्यों कही गई, इसे इन तस्वीरों के जरिए समझिए। ये असम है। सिर्फ यहीं 10 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ की विभीषिका के आगे सरेंडर है। बाढ़ से तबाही की तस्वीरें लखनऊ की हैं। पूरे शहर की 20 से ज्यादा कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। यह हाल पिछले 2 दिनों से है। यूपी में घाघरा, सरयू, गोमती जैसी नदियों में उफान है। ये तस्वीरें 1 हफ्ते पुरानी है। गुजरात में सौराष्ट्र, काठियावाड़, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर नाव चल रही है। ये महाराष्ट्र है, जहां इंसान, देवता सब पानी में डूब गए। हालात बर्बादी की बाढ़ वाले हैं। जिधर नजर घुमाइए तबाही ही तबाही। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि हम ये बता सकें कि जगह भले बदल जाए, तस्वीर कमोबेश एक जैसी है। पानी मुल्क की कमर तोड़ रहा है। राजधानी, आर्थिक राजधानी सब डूबे जा रहे हैं। लेकिन 2 दिन का हल्ला हंगामा होता है और फिर आप और हम सोच लेते हैं कि चलो मुसीबत तो टल गई। राजनेताओं के पास अपना लॉजिक है जो दशकों से एक जैसा है। जरा सुनिए, मुंबई के तालाब बनने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब दिया। मुंबई एक कोस्टल शहर है, इट्स अ कोस्टल सिटी, और तटीय शहरों में और विशेषकर मुंबई जैसे शहर में जिस समय बहुत बारिश होती है और उसी समय हाई टाइड जब आता है तो आखिर ये पानी जाने कहां वाला है, वो तो जाने वाला है समुद्र में। और हाई टाइड के कारण हाई टाइड का प्रेशर ये जाने वाले पानी से ज्यादा होता है। उस समय पानी बाहर उसकी निकासी नहीं हो सकती और हाई टाइड के कारण जब तक हाई टाइड होता है तब तक ये पानी बाहर नहीं जा सकता। आपने सीएम की बात सुनी। संयुक्त राष्ट्र ने करीब 2 साल पहले सालाना तबाही के आंकड़ों की डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए एक सर्वेक्षण कराया। भारत के संदर्भ में इसकी रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। भूकंप से हर एक साल भारत में होने वाला नुकसान $19 मिलियन यानी करीब 133 करोड़ का है। तूफान से हिंदुस्तान में सालाना $727 मिलियन की तबाही होती है, यानी करीब 5,500 करोड़ बर्बाद होता है। बाढ़ से सबसे ज्यादा सालाना 70,000 करोड़ की बर्बादी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, 70,000 करोड़ रुपए हमारे मुल्क का इतना पैसा हर साल बह जाता है, हमारी आपकी आंखों के सामने बहता है। अगर इसमें सूखे से होने वाले नुकसान और बाकी कुदरती कहर से होने वाले नुकसान को अगर जोड़ दीजिएगा तो आंकड़ा करीब 1,30,000 करोड़ के आसपास बैठता है। इतनी बड़ी रकम, वो भी हर साल। हम प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह तो नहीं रोक सकते क्योंकि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन अगर हम अपने यहां होने वाले कुदरती कहर को मैनेज करने में 50% भी कामयाब हो जाएं तो हर साल हम 65,000 करोड़ की बचत कर सकते हैं। और इस पैसे से हम क्या क्या कर सकते हैं, जरा उसका मोटा अनुमान मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर इतना पैसा साल दर साल बच गया होता तो क्या होता। 65,000 करोड़ अगर बचाते तो एम्स जैसे 15 और अस्पताल हम खोल सकते थे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जा सकते थे, 13,000 किलोमीटर की सड़कें बन सकती थी अगर ये पैसा हर साल न बहा होता। यूपी जैसे राज्य में किसानों का पूरा कर्ज माफ हो जाता और सरकार को सोचना भी नहीं पड़ता कि कर्ज माफी से खजाना खाली होगा तो फिर दूसरे काम कैसे हो पाएंगे। 4,600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक डबल लाइन में तब्दील हो सकती थी। 95 किलोमीटर एलिवेटेड 4 लेन सड़क बन सकती थी जिससे हमारा आपका सबका फायदा होता। 100 लड़ाकू राफेल की खरीद हो सकती थी जिसको लेकर संसद में भले घमासान मचे, लेकिन हमारे देश के लिए एक नई ताकत वो लेकर आ सकता था और ये सब कुछ इस पैसे से हो सकता था। कितना गिनाए, 65,000 करोड़ की रकम मामूली नहीं होती। ये बातें सिर्फ हमें नहीं, सिस्टम में बैठे लोगों को भी मालूम है, लेकिन वो भी बैठे हैं जैसे हम आप आपदा तो दैवी आफत मानकर संतोष किए बैठे हैं। अभी हाल में आपदा पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने पूरी स्टडी करवाई। उसके बाद एक साझा बयान कुछ जर्नल में प्रकाशित हुए जिसमें कहा गया कि यूएन स्टडी आपदाएं गरीबों को खोज निकालती हैं, ये उसमें उस स्टडी में कहा गया और कहा गया कि और ये सुनिश्चित करती हैं कि गरीब ही बनी रहे।
धनी राष्ट्र इनका मुकाबला करने के लिए अपने बेहतर और कुशल प्रबंधन तंत्र के जरिए तैयार रहते हैं, आपदाओं को भी अवसर बना लेते हैं, जबकि विकासशील और गरीब देश इन सालाना आपदाओं से निपटने में ही ताकत लगाते रह जाते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट है। मैं कहता हूं कि हम कब तक विधायक कॉलोनी को पानी में डूबा देखकर यह सोचकर खुश होंगे कि अच्छा हुआ, अब समझ में आ रहा होगा विधायक जी को कि बाढ़ का मतलब क्या होता है, या गरीबों को डूबते मरते देख दिल्ली मुंबई में बैठे ये सोचते हैं चलो हम तो मौज में हैं, तुम्हारी तकदीर में मरना ही लिखा था। सवाल यह है कि कब तक ये सब चलता रहेगा। हमारे बाप दादा बाढ़ में डूबे, हम डूब रहे हैं और यही हाल रहा तो हमारे बच्चे भी डूबते रहेंगे। सवाल यह है कि दुनिया के दूसरे मुल्क कुदरती आफत से कैसे निपटते हैं, और अगर वो निपट ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं निपट सकते। ये तस्वीरें थाईलैंड की उस गुफा की हैं जो 2 हफ्ते पहले दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा था। जूनियर थाई फुटबॉल टीम अपने कोच के साथ एक ऐसी गुफा में फंस गई, पूरा थाईलैंड उन्हें बचाने में जुट गया, बचा भी लिया। लेकिन हमारे यहाँ मरते रहो। सालाना प्राकृतिक आपदा से प्रभावित मुल्कों की सूची में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप तीसरे नंबर पर। सबसे ऊपर दक्षिण मध्य एशिया, दूसरे नंबर पर प्रशांत क्षेत्र है। लेकिन प्रशांत क्षेत्र और हमारे यहाँ आने वाली तबाही में एक बड़ा अंतर है। अमेरिका, चीन जैसे देशों में बाढ़ से होने वाली तबाही टेरिटोरियल रेंज से होती है, यानी अचानक होने वाली भारी बारिश, जबकि हमारे यहाँ पहले से तय होता है कि अमुक दिन से मानसून आएगा और फला जगह से पानी बरसना शुरू होगा। कितना पानी बरसेगा ये भी मोटे तौर पर मालूम रहता है, फिर भी हम ना तो उस पानी को मैनेज कर पाते हैं और ना ही उससे होने वाले विनाश को रोक पाते हैं। हालत यह है कि एक तरफ सूखे से कराहते रहते हैं तो दूसरी तरफ पानी की विनाश लीला शुरू हो जाती है। हम प्रबंधन के बदले क्या कर रहे हैं? आपदा राहत कोष को बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 वित्त आयोग में ये रकम दोगुनी हो गई। 13वें वित्त आयोग ने 33,580 करोड़ का आपदा कोष था, जबकि 14वें वित्त आयोग में इसके लिए 61,219 करोड़ की रकम रखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रकम तो रखी गई, लेकिन अगर उस रकम का इस्तेमाल हुआ होता तो हर साल इतना सारा पैसा न तो बहा होता और न ही लोगों को हर साल इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी होती। इससे हर साल बारिश और बाढ़ का पानी न सिर्फ लोगों को और उनकी परेशानियों को लेकर आता है, बल्कि किस तरीके से देश का पैसा भी बर्बाद होता है। हम क्या कर रहे हैं कि बीमारी टीबी की है, इलाज बुखार का कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि बुखार क्यों है। टीबी का इलाज करो, बुखार खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, पेशेंट आया तो उसे पैरासिटामोल दे दो। ये नहीं कि हम ऐसे इंतजाम की तरफ बढ़ें कि पानी का बेहतर प्रबंधन कर लें, पानी को बर्बादी की तरफ बहने ही न दें। हम नदियों को जोड़ लें, जहां सूखा है वहां बाढ़ का पानी पहुंचा दें। जो पानी बहकर प्रलय मचाने वाला है उसे कहीं रोक कर रख लें, जितना रोक सकें उतना ही रोकें। जब बूंद बूंद के लिए तरसते हैं तब उसका इस्तेमाल करें। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ भी है। सिर्फ 432 करोड़ के खर्च में नर्मदा और शिप्रा को जोड़ दिया गया। उज्जैन में शिप्रा आबाद हो गई, बाढ़ का खतरा भी काफी हद तक टल गया। 200 करोड़ की लागत का पानी तो सिर्फ उज्जैन कुंभ के समय ही वसूल हो गया, ऐसा अनुमान है। देश भर में ऐसी योजनाएं 37 नदियों को जोड़ने की है। अक्टूबर 2002 में वाजपेयी सरकार ने नदी संपर्क योजना के तौर पर इसका प्रस्ताव भी पारित किया। काम शुरू हो सके इसके लिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसमें हिमालयी और प्रायद्वीपीय इलाके यानी दक्षिण भारत की नदियां और उनके कैचेमेंट इलाकों की पहचान होती थी। 30 नहरें बनाई जानी थी। इसमें हिमालयी इलाके में 14 और दक्षिण भारत में 16 नहरें बनाने का प्रस्ताव था। परियोजना की अनुमानित लागत साल 2002 में 5,60,000 करोड़ रुपए थी। इसमें 16,000 करोड़ हर साल के हिसाब से 35 साल तक खर्च किया जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज से 1.5 दशक पहले 5.5 लाख करोड़ की रकम बहुत बड़ी थी।
लेकिन फिर भी अगर आज पानी से होने वाली तबाही के सालाना आंकड़े को देखें तो ये उसका 4 गुना ज्यादा ही है। और हर साल अगर 16,000 करोड़ खर्च किया जाए तो ये बजट सालाना पानी से होने वाली तबाही के सालाना बजट का मात्र 10 गुना है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना होता दिख रहा है। दिख क्या रहा है? सिर्फ हाहाकार। डूब कर मर गए तो 1.5 लाख ले लो, ज्यादा मामला बढ़ गया तो 4 लाख ले लो, बस यही चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हम मुद्दे से भागते रहेंगे। नीदरलैंड की हालत 3 दशक पहले हमसे भी ज्यादा बुरी थी, लेकिन उसने वाटर मैनेजमेंट पर जोरदार काम किया। सिंगापुर में पीने के पानी के लाले पड़ते थे, अब वो दुनिया के नक्शे पर बेहतरीन जल प्रबंधन वाला मुल्क है। एक हम हैं कि मरते जा रहे हैं, खपते जा रहे हैं। आज ही यमुना में डूबकर 2 बच्चे मर गए। दूर मत जाइए, दिल्ली की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए। सुबह से शाम तक इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स ने यमुना की विनाश लीला को कवर किया है। आप देखिए देश की राजधानी का क्या हाल है। हथनीकुंड बैराज से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है। पल्ला गांव पहला पॉइंट है और पल्ला गांव में हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर ये भी है और ठोकर 1 की ये है जहां पे पूरे खेत इस समय पानी में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि यमुना का जो है जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और सुबह 7 बजे तक ये जल स्तर 206 मीटर को पार कर चुका है। हथनीकुंड से जो लगातार यमुना में पानी जो आ रहा है उसकी वजह से ये पूरे खेत तबाह हो चुके हैं। चाहे भिंडी हो, तरोई हो, बैगन हो या तमाम और जो यहाँ पे फसल किसानों ने लगाई थी बड़ी मेहनत से, खून पसीने से, जो फसल बेचकर चंद पैसे कमाने वाले थे, लेकिन वो पैसों पर पानी फिरता साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है उससे अब डर भी लोगों में है और संशय की स्थिति बरकरार है। फिलहाल अधिकारी और प्रशासन चुस्त है, वो चाहती नहीं कोई आपदा हो, लेकिन इस तरह की आपदा पर सरकार अगर पहले से कोई प्रबंधन की होती तो इस तरह से खेल और इस तरह से तमाम जो फसल नष्ट हो रहे हैं वो नष्ट नहीं हो पाते। कैमरामैन निरंजन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में यमुना जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से कहीं ऊपर बह रहा है। करीबन 206 जो है खतरे के निशान से ऊपर ज्यादा बह रहा है। और अभी जब हम यहाँ पर हैं, ये कंचनपुरी की जो झुग्गियां हैं ये पूरे इलाके को वहां से हटाया गया है, क्योंकि लगातार उस इलाके में पानी भर रहा था और इन सभी को हाईवे यानी ऊपरे वाले जो इलाका है, यानी जो ऊपर इलाका है यमुना के पास की जो हटके इलाका है, उनमें रखा गया है। यहाँ पर उन्हीं परिवारों को रहने, खाने, पीने के लिए व्यवस्था दी गई और इन करीबन 200 परिवारों को यहाँ से ले जाया गया और आगे की तरफ इनको यहाँ पर सभी को यहाँ पर एक शेल्टर जो है इन सभी के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। ये लोग हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है और करीबन 200 परिवारों के जो यहाँ पर टेंट हैं या फिर जो चीजें हैं और सभी सुविधाएं इन लोगों को अभी यहाँ पर पहुंचानी शुरू कर जा चुकी है। कैमरा पर्सन अमित के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ की वजह से एक मौत हो चुकी है और लगातार यमुना का जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका असर अब दिल्ली में लगातार दिख रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी तेज रफ्तार से यमुना बहती हुई आपको नजर आएगी और जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है खतरे के निशान से काफी ऊपर 206.5 मीटर तक ये पहुंच चुका है और पानी की रफ्तार और पानी की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है और आसपास के जो इलाके हैं यमुना के वो बहुत ज्यादा प्रभावित अब होने लगे हैं। आज भी दिन में लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, यानी कि जो यमुना का लेवल बढ़ रहा है इसका असर आने वाले 1-2 दिन तक दिखाई देता रहेगा। वजह साफ है, 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसके बाद यमुना का वाटर लेवल बढ़ा, जिसके बाद आज एक मौत भी हो गई है। निचले इलाकों को खाली कराया गया, 10,000 लोगों को उनके घर छोड़ने पड़े हैं और कई इलाकों में खतरा बना हुआ है। लेकिन पानी का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है तो दिल्ली में खतरा यमुना का लेकर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप अवस्थी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पुलकित, जब तक ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर रहे थे मरने वालों का आंकड़ा 1 था। हम जब तक ये प्रश्नकाल लेकर आप तक पहुंचे तब तक ये आंकड़ा बढ़कर 2 हो गया और आने वाले वक्त में क्या होगा हमें भी नहीं पता। सरकार कैसा काम कर रही है इसका पता इससे चलता है कि वो अपने उन लोगों का कितना ख्याल रख रही है जो निचले पायदान पर, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अमीरों को तो आप गुमनाम टापू पर भी बसा देंगे तो उसे रौनक कर देंगे। दिल्ली में यमुना की तबाही में मरने वाले ज्यादातर लोग कौन हैं? मध्यम आय वर्ग के लोग या मजदूर हैं?
मुंबई में गटर में गिरकर या बारिश के बाद टूटी सड़कों पर मरता कौन है? स्कूटी वाला, बाइक वाला, साइकिल वाला, कार वाला नहीं मरता। इसलिए महलों वाले लोग बाढ़ और बारिश के खिलाफ आवाजें नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें सरकारी अस्पताल के आईसीयू की जरूरत ही नहीं। इसलिए वहां सांप घूमे, छछूंदर घूमे या फिर पानी भर जाए तो मछली तैरती दिखे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आवाज उन्हें उठानी होगी जिनका सब कुछ ये तबाही छीन ले रही है, जिनकी रीढ़ बार बार ये तबाही तोड़ देती है। दिल्ली हो या बस्ती, देवरिया या जहानाबाद, अपनी पुश्तों की विनाशलीला को रोकिए। जब नेता आपके पास आता है वोट मांगने के लिए तो पूछिए कि हर साल ये कैसे होता है और ये कब तक होता रहेगा।